हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया वियतनाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में विजिट के लिए आए हुए थे। इस दौरान बायलैटरल टॉक्स होती हैं और कुछ नए एग्रीमेंट साइन होते हैं टू इम्प्रूव इंडिया एंड वियतनाम रिलेशनशिप्स। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो विजिट थी इसका की कंसर्न था इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का, और इंडिया एंड वियतनाम दोनों इंडो पैसिफिक में ही लाई करती हैं, तो इसलिए हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर थ्रू दीज बायलैटरल रिलेशंस वी आर ट्राइंग टू रीच एन एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव strategic partnership level which will encompass defense, technology, finance and energy। और इस विजिट की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जबकि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में लगातार अपनी डोमिनेंस असर्ट करते रहता है। पूरे साउथ चाइना सी को वो अपना टेरिटोरियल वाटर बताता है। इसके अलावा उससे जो जुड़े हुए लैंड फॉर्म्स है, आइलैंड्स हैं, उन पे भी वो क्लेम लगातार करते रहता है। तो ऐसे में उसका जो नेबर है वियतनाम, उसे अपने लिए एलाइज की जरूरत है और इंडिया में उसे एक अच्छा एलाई नजर आता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया भी चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक है वहाँ की सिक्योरिटी और मजबूत हो और यहाँ पीस बनी रहे। ऐसे में वियतनाम हमारे लिए एक बहुत अच्छा एलाई है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री भी दी हुई है कि इनिशियली इंडिया की जो पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी और अब ये बन गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2016 में इंडिया एंड वियतनाम के बीच में जो रिलेशंस हैं वो एलिवेट होकर पहुंचते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे, और अब हम इसे और एनहांस करना चाह रहे हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है इसके अंडर हमने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आर्टिकल में। सबसे इंपॉर्टेंट है INS किरपान विच इज अ मिसाइल कॉर्वेट, जिसे 2023 में इंडिया ने ट्रांसफर कर दिया था वियतनाम को। इसके अलावा इंडिया वियतनाम को उसके फाइनेंस के लिए भी हेल्प करते रहता है, उनको ट्रेनिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड मरीन कोऑपरेशन स्ट्रक्चर बनाने में भी उसने असिस्ट किया है वियतनाम को। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर रिसेंटली टॉक्स अबाउट ट्रांसफरिंग ब्रह्मोस मिसाइल टू वियतनाम फॉर मेंटेनिंग अ सिक्योर साउथ चाइना सी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन आ जाता है, वो है बायलैटरल ट्रेड का। हमारा बायलैटरल ट्रेड क्रॉस कर चुका है $16 बिलियन को, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय 2030 ये $25 बिलियन के मार्क को रीच कर लेगा। इसमें इंडिया का जो फायदा होने वाला है वो है विथ रिलेशन टू रेयर अर्थ कोलैबोरेशन, क्योंकि जो सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं प्लस जो चाइना का बिहेवियर रहा है रिसेंट ईयर्स में, हम भी अदर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एंड वियतनाम कैन सर्व एज वन ऑफ सच ऑप्शंस। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैसेट है, वो है एशियान से रिलेटेड, क्योंकि वियतनाम है वो एशियान का मेंबर है एंड बाय इंप्रूविंग रिलेशनशिप विद वियतनाम वी विल इन टर्न इंप्रूव आवर रिलेशंस विद एशियान, और एशियान की जो सप्लाई चेन्स है उसमें इंडिया को ग्रेटर पार्टिसिपेशन का मौका मिल सकता है। तो ये जो इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप है और जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, इट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव जिसमें हम हमारे जो ईस्ट एशियन नेबर्स हैं एंड एलाइज हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप्स हैं, जो बायलैटरल टॉक्स हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम पहले भी होती रही हैं। हाउएवर इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा नहीं हो पाया है। तो देखना होगा कि कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन एग्रीमेंट्स को, एंड होपफुली वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन के निकलेगा इंडिया के लिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये जो न्यूज आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू एन UNCTAD रिपोर्ट रिगार्डिंग नॉन टेरिफ बैरियर्स एंड हाउ नाउ दे आर कॉस्टिंग मोर देन टेरिफ्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो क्या थी ये रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD, इसने एक रिपोर्ट निकाली, इनविजिबल बैरियर्स द कॉस्ट ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स। इस रिपोर्ट में पता चला है कि जो नॉन टेरिफ मेजर्स होते हैं वो अब हायर ट्रेड कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं देन डायरेक्ट टेरिफ्स, और ये ट्रू है फॉर 88% ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो क्या होते हैं नॉन टेरिफ मेजर्स, इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जब नॉन टेरिफ मेजर्स की बात की जाती है तो इसमें आते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम्स, कोटाज, और इसके साथ ही कुछ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। और ये क्यों लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं फूड सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, इन सभी इश्यूज को ध्यान में रख के। ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप चाहें तो इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या होते हैं ट्रेड बैरियर्स एंड उसके अंदर क्या होते हैं नॉन टेरिफ मेजर्स। अब इसके साथ कुछ डेटा भी दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हर कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन या बैरियर है वो क्या है। तो जो येलो में दिखाया गया है वो है टेरिफ
रिलेटेड बैरियर्स और जो ब्लू में है वो है नॉन टेरिफ मेजर्स। इमेज से ही आप देख पा रहे हैं कि पूरे ग्लोब में जो नॉन टेरिफ मेजर्स हैं वो अब ज़्यादा बड़े बैरियर्स बन चुके हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया अभी भी जो टेरिफ है वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा बैरियर है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं वो हमें इम्पैक्ट नहीं करते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बैरियर टू एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और बात मेंशन की गई है, वो है डबल बर्डन की। जब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो उनको फेस करना पड़ता है डबल बर्डन। इस डबल बर्डन में कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं? तो पहली है टेरिफ हाइक्स, क्योंकि टेरिफ भी लगातार बढ़ रहा है। आपने अभी हाल ही में यूएस के केस में भी देखा था, जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में टेरिफ लगा दिया था। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज भी एक दूसरे के ऊपर टेरिफ्स इंपोज करते रहती हैं और इसलिए साइमल्टेनियस एफर्ट्स चलते रहते हैं, एक तो टेरिफ कम करने के, लेकिन कुछ कंट्रीज जो टेरिफ इंपोज करते रहती हैं ये टेरिफ को हाइक भी करते रहता है। तो एक तो ये बर्डन फेस करती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ टेरिफ, और जो सेकंड बर्डन है वो है एक्सपेंसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो कि इमर्ज होता है फ्रॉम नॉन टेरिफ मेजर्स। क्योंकि अगर आपको नॉन टेरिफ मेजर्स को ओवरकम करना है तो आपको उनके डिमांड के हिसाब से कुछ कंप्लायंस लाना पड़ेगा, एंड दीज कंप्लायंस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस रिपोर्ट में यही बात की गई है कि अगर जो ग्लोबल टेरिफ लगे हुए हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनको कम कर दिया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 16% तक कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। एट द सेम टाइम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए 18% तक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और इसमें भी अगर ग्लोबल रीजन्स की बात की जाए तो जो लैटिन अमेरिका है, ईस्ट एशिया और जो साउथ एशिया है, यहाँ पे सबसे सीवियर इम्पैक्ट हुआ है। अब इसके कारण एक और इफेक्ट देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास यूजुअली ऐसी डोमेस्टिक लेबोरेटरीज नहीं होती हैं या सर्टिफिकेशन एजेंसीज नहीं होती हैं जो कि इनके प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई कर सकें या फिर अप्रूवल दे सकें कि ये प्रोडक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज या फिर जो टारगेट नेशन है जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को, वहाँ के रेगुलेशन से कंप्लाई करता हो। तो ऐसी लैब्स की कमी होने के कारण इनको जो ओवरसीज मार्केट्स है वहाँ पे कंप्लायंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये कंट्रीज क्या करती हैं कि ये डायरेक्ट अपने टारगेट नेशन की ओर एक्सपोर्ट ना करके पहले किसी थर्ड कंट्री की ओर एक्सपोर्ट करती हैं, फिर उस थर्ड कंट्री से अपने टारगेट कंट्री की ओर एक्सपोर्ट करती हैं। और ये थर्ड कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहाँ के कंप्लायंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो टारगेट कंट्री है ये यहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट नहीं करती है, और इस प्रोसेस में उनको एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में उस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन चूंकि अब ये प्रोडक्ट एक ऐसी कंट्री से रिसीव हो रहा है जहाँ पे ऐसी लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड को वेरीफाई कर सकती हैं, सिर्फ इसलिए इस टारगेट कंट्री ने इस प्रोडक्ट को अलाउ कर दिया। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी बन जाता है। फिर इस रिपोर्ट में एक बात की गई है, वो है ट्रांसपेरेंसी फेलियर्स की। यूजुअली नोट किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, वहाँ यूजुअली उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लगा के रखे हैं और रेगुलेशंस लगा के रखे हैं जिसके बारे में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की है, यानी वो क्लियरली स्टेट नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या मेजर्स लगाए हुए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली वहाँ जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ये कंपनीज क्लियरली मेंशन करना शुरू कर दें तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होने से बच जाएंगे, और जो सोर्स कंट्रीज हैं वो इन रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती हैं। पर ये रेगुलेशंस क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है या कहीं नोटिफाइड नहीं होते, इस कारण बहुत सारे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक्सपोर्ट है वो फेल हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में यही बात कही गई है कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर दी जाए तो ये जो नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट लॉस हो रहा है वो बाई 19% कम हो सकता है। और यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं अगर उनको क्लियरली कोडिफाई कर दिया जाए तो ये डायरेक्टली अचीव किया जा सकता है। तो यही की पॉइंट्स मेंशन थे इस न्यूज़ आर्टिकल में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी नॉन टेरिफ मेजर्स होते हैं उनको एक बार फिर से ब्रश अप कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। पीएम मोदी महापूजा परफॉर्म करते हैं एट सोमनाथ टेम्पल ऑन द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ दिस टेम्पल्स रेस्टोरेशन। और ये पूजा उन्होंने परफॉर्म की है ड्यूरिंग द सोमनाथ अमृत पर्व सेलिब्रेशंस। तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप जानते होंगे, इट इज लोकेटेड इन गुजरात। 75 ईयर्स हो चुके हैं सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ द रिस्टोर्ड टेम्पल। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस टेम्पल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो इन्वेडर है जिसने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, फिर किन डायनेस्टीज ने इसे रिस्टोर किया है। इसके अलावा जो 75 ईयर्स अगो इसका फाइनल रेस्टोरेशन किया गया था उसमें इंडिया के कौन से पर्सनालिटी इन्वॉल्व थे और इसके इनॉग्रेशन में एक खास चीफ गेस्ट आए थे, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इस टेम्पल की आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है और इसके कुछ फीचर्स हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए। तो बड़ा ही शॉर्ट सा टॉपिक है, ये आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में।
The last topic is about India's rank, which is currently third rank in the world when it comes to installed renewable energy capacity. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फिगर्स देख लेते हैं। इंडिया की अब रैंक हो गई है थर्ड इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आती है, इसमें बताया गया है और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, इट विल हेल्प रिड्यूस एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंस ऑन एनर्जी सोर्सेस। अब जो डेटा आता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें कहा गया है कि हमारा जो डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है वो भी लगभग डबल हो चुका है। पहले वो 38 गीगावाट था इन 2024 और अब ये हो चुका है 74 गीगावाट्स इन 2025। सिमिलरली जो हमारी सोलर सेल कैपेसिटी है ये भी इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 9 गीगावाट्स टू 25 गीगावाट्स। हाउएवर इसके साथ एक कंसर्न ये है कि जो हमारे सोलर सेल बनाने के लिए कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स अभी भी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसमें भी जो 60 to 80% कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं चाइना से। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है विथ रिगार्ड्स टू फ्यूचर ऑफ आवर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो अब 50% के मार्क को क्रॉस कर चुकी है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रीचिंग 262 गीगावाट्स। और इसमें भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है वो है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो चलिए रैंक याद रखिएगा कि अब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड रैंक हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो थोड़े बहुत मैंने आपको डेटा दिए हैं इसमें से कुछ अगर आप याद रखेंगे तो आप अपने मेंस आंसर में डायरेक्टली इसे कोट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही न्यूज़ आर्टिकल्स थे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर।